फ्लाइट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने देखा, समझा, जाना कि किस तरह से मौर्य वंश के राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने मौर्य वंश को बहुत आगे तक पहुंचाया। तो अशोक की कहानी हम लोग जान चुके थे, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण संदेश, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, डिसलाइक जो भी आप कर सकते हैं करते रहिए। कॉपी पेन उठाइए और जो लेक्चर आप सुनेंगे उसको नोट करते जाइए, जिससे कि जब आप दोबारा इसका रिवीजन करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। और जीएस में जितना बार आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना आसान चीज़ें होती जाएंगी, उतनी आसान हिस्ट्री आपको लगने लगेगी। हिस्ट्री में आपको फैक्ट्स रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है और नोट्स बनाना है। अच्छा, इस चीज़ को देखते हुए मुझे कई बार ये भी लगा कि लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूं और आप अगले लेक्चर में उसके आंसर बताएं, लेकिन ये शुरू कर दूंगा जल्दी। लेकिन उससे पहले ये कहूँगा कि जो आप ये पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो एग्जाम में हो, आप उस एग्जाम का क्वेश्चंस पेपर 10 ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, उसको सामने रखें और जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उसको आप समझें कि ये वाले जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है क्या वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं। यही सबसे अच्छा तरीका होता है समझने का। आप लेक्चर को पढ़िए, 10 ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, उनको पढ़िए, देखिए, सॉल्व कीजिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं तब तो आप एक बेहतरीन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं तो कहीं कमी है, या तो किसी के पढ़ाने में है, या पढ़ने में है, या सॉल्व करने में है। ठीक, इसको जरूर जज कीजिए। ठीक है, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, तो जो अशोक था, 4 अभिलेख हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है। तो मास्की, नट्टूर, उड्डेगोलन, ये तीनों हैं दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया। और जो ये गुर्जरा वाला रीजन है, गुर्जरा वाला अभिलेख है, ये मध्य प्रदेश में जगह है दतिया, जहां से मिला है। एग्जाम में ये बहुत बार आता है, क्योंकि ये बुंदेलखंड के पास वाला हो गया, बुंदेलखंड का ही हो गया, इसलिए और भी पूछा जाता है। तो इसको गुर्जरा अभिलेख को जानते रहिए। तो गुर्जरा अभिलेख को जानना है, देखिए, बाकी सभी उत्कीर्ण लेखों में उसका नाम देवनाम प्रिय और पियदर्शी के रूप में किया जाता है। तो मास्की, नट्टूर और उड्डेगुलन और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है। बाकी देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी इस तरह का उल्लेख है। एक फैक्ट और जानिए, समझिए, राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आया है कि अशोक ने बुद्ध शाक किस शिलालेख में कहा है, तो वो है मास्की। और समझिए, अशोक के जो भी अभिलेख हैं उनका विषय प्रशासनिक था। सभी अभिलेखों में प्रशासन या प्रशासनिक बातें ही बताई गई हैं। लेकिन जो रुम्मन देई अभिलेख है, जो सबसे छोटा अभिलेख भी है,
इसका विषय आर्थिक था। आर्थिक क्यों था अभी आप जान लीजिए, और आगे के लेक्चर में भी बताया गया है कि यहाँ पे जो कर की दर थी, टैक्स, वो घटा दिया गया था। रुम्मनदेही कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि अभिलेखों में कौन सा आर्थिक अभिलेख भी कहलाता है। तो रुम्मनदेही में क्या हुआ था कि यहां पर जो टैक्स की दर है वो 1/8 तक कर दी गई थी, घटा दी गई थी, कर घटा दिया गया था। और जानते रहिए, कौशाम्बी प्रयाग के पास ही है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी करुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी को कहते हैं रानी का अभिलेख। एग्जाम में आता है कि रानी का अभिलेख कहा, तो वो कौशाम्बी और प्रयाग, यहाँ पे कुरुवाकी ने जो दान दिया उसका इस तरह का उल्लेख है अभिलेख में, ऐसा लिखा है उसमें, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। देखिए, अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि, लेकिन कुछ ऐसे भी अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि ब्राह्मी लिपि ना होकर खरोष्टी लिपि है। जैसे देखिए, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है वो ब्राह्मी नहीं है, खरोष्टी है। तो पाकिस्तान वाले रीजन, जब आप इंडिया का मैप बनाएंगे और यहाँ जो पाकिस्तान वाला पूरा रीजन है, यहाँ पे खरोष्टी लिपि मिलेगी। खरोष्टी लिपि की ये पहचान है, जिस तरह से उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है उसी तरह से ये खरोष्टी लिपि भी लिखी जाएगी। तो खरोष्टी लिपि पाकिस्तान वाले रीजन में मिली है। जैसे मानसेहरा है, जब अगर आप उर्दू लिखेंगे तो मान सेहरा, इस तरह से आप लिखेंगे। तो जो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है उर्दू, इसी तरह से खरोष्टी लिपि है। अब आपको याद रहेगा शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। इसके अलावा जो अशोक के 14 अभिलेख मिले हैं, संख्या है 14। इन अभिलेखों में से एग्जाम में कई बार आता है कि ऐसा किस अभिलेख में लिखा है, इस तरह से। तो 4 अभिलेख बताएंगे, आपको इनको याद रखना है। और अगर जिसका इंटरेस्ट हो कि वो 14 अभिलेख कौन है, तो आप खोज सकते हैं, पीएचडी इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये होता है कि ये जो एग्जाम होते हैं इसमें पीएचडी वाले लोग भी बैठते हैं, लेकिन वो कभी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक सब्जेक्ट के परफेक्ट होते हैं, वो ए टू जेड सा भी बता सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम है उसकी ये चाह नहीं होती है सभी सब्जेक्ट्स को बराबर बराबर हिस्सों में जानना है, और हम लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना कि पीएचडी। तो प्रथम अभिलेख देखिए, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। इसमें यह कहा गया है कि सभी मनुष्य संतान की तरह हैं। ऐसा अशोक ने लिखवाया है कि सभी मनुष्य, जो भी मनुष्य हैं वो मेरी संतान की तरह हैं, मैं उनका राजा हूँ, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, इस तरह की उपाधि लिखी है। और पशु बलि की निंदा की गई है। तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने पशु बलि इस तरह की चीज़ों का इस तरह से जिक्र किया है। देखिए, द्वितीय अभिलेख देखिए, इसमें चेल, पांड, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र, चेर, तो ये पड़ोसी राजा हैं। और पड़ोसी राजा नहीं तो ये जब हम ये वाले देखेंगे कि चोल कहाँ थे, दक्षिण भारत, पांड कहाँ थे, जब ये दक्षिण भारत वाला मैप देखेंगे
इस तरह से। तो यहाँ चोल थे, यहाँ केरल पुत्र, चेर, इस तरह से ये वाला दक्षिण रीजन, दक्षिण वाला जो रीजन है, इसमें ये राज्य अस्तित्व में थे उस समय। तो ये चेल, पांड, सतपुत, केरल पुत अगर नाम से आया तो ये द्वितीय अभिलेख, नहीं तो अगर ये आया कि पड़ोसी राज्यों का वर्णन कहाँ है तो वो 13वां अभिलेख है। इस तरह से द्वितीय अभिलेख हो गया। तृतीय अभिलेख की विशेषता क्या है? जो भी राजकीय अधिकारी थे उनको हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश था कि जो भी राजकीय अधिकारी रहेंगे वो हर 5वें वर्ष दौरा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो 13वां अभिलेख है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन है। तो ये बताया था कि अशोक ने एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध किया था कलिंग, और यही उसका अंतिम युद्ध भी था, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भीषण नरसंहार हुआ तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और फिर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह के सिद्धांतों का अनुपालन किया। अशोक का एक अभिलेख है जिसे कांधार अभिलेख भी कहते हैं। तो इसका रीजन कहाँ हुआ? कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान। तो इस वाली रीजन से मिला है जिसमें लैंग्वेज है ग्रीक एवं अरमाइक। तो ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में मिला है। एक जो क्वेश्चंस कई बार बताया था, थोड़ा सा नोट भी कर दिया था कि इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। अब पूछा जाए कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो वो हुआ था 269। क्यों? 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में केवल एक युद्ध किया जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज मैं बता चुका हूं पहले भी कि अशोक अवंती का राज्यपाल था जब वो राजगद्दी पर बैठा, और जब राज्याभिषेक हुआ तो वो हुआ था 269, वो भी BC। और इसमें से आप 8 साल बाद युद्ध कर रहा है। तो एक्चुअली ये जो BC वाला कंसेप्ट है, जब AD की बात करते हैं, अगर ईस्वी लिखा हो तो कोई भी चीज बाद में घटित होगी। जैसे अगर 8वें साल युद्ध हुआ और ये चल रहा है 269 AD, तो इसमें 8 जोड़ देंगे, तो ये AD वाला कंसेप्ट है। लेकिन जब BC वाला कंसेप्ट चलेगा तो इसमें 8 प्लस करने की जगह आप माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 261 BC। जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था इससे पहले चलेंगे तो BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और इधर चलेंगे तो AD। तो 8वें वर्ष कलिंग ने 261 BC में एक युद्ध किया, कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं, जानते रहिए। कलिंग पर क्यों युद्ध किया? तो इसका भी स्ट्रेटेजिक महत्व होगा, कुछ महत्व होगा, तभी तो कलिंग पर युद्ध किया, यही बचा था। उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार थे, उन्होंने भारत के कई प्रांतों को जिस तरह से जीता, दक्षिण छूटा था, ये केरल मैसूर के दक्षिण वाला, मैसूर के दक्षिण में जो हिस्से बचे थे ये बचे थे, इधर नॉर्थ ईस्ट बचा हुआ था, बाकी तो कश्मीर जीता ही था अशोक से पहले जो लोग थे, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि वास्तव में जो कलिंग था दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण जलीय व स्थलीय मार्ग था। अगर आपको दक्षिण में जाना हो तो जो कलिंग है उड़ीसा वाला है, रीजन है, तो यहाँ से आप समुद्र से भी दक्षिण में जा सकते हैं और स्थल से भी जा सकते हैं। बताइए, कोई रटने वाली चीज नहीं है ये। अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो उससे ही एक अंदाजा लगाया
जा सकता है कि जो ये उड़ीसा है, जब आपको अगर दक्षिण में जाना हो तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, और स्थल मार्ग यानी जो बंगाल की खाड़ी वाला प्रांत है उससे भी, बंगाल की खाड़ी से होकर भी आप दक्षिण में जा सकते हैं। तो इस प्रकार कलिंग जलीय और स्थलीय दोनों मार्ग से महत्वपूर्ण था। कई बार एग्जाम में इसकी राजधानी पूछी जाती है, क्योंकि कलिंग पर युद्ध किया तो कलिंग के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो उस समय इसकी राजधानी थी तोसली। इसके बाद क्या हुआ, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया और धम्मं शरणं गच्छामि इस तरह की चीजें फॉलो की। देखिए पिछले लेक्चर में बताया था कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, ऐसा बताया था कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। अगर जम्मू कश्मीर के बारे में या कश्मीर का पूरा इतिहास जानना हो तो आपको राजतरंगिणी के बारे में जानना होगा। और एक आपके लिए टास्क दे देता हूं, है ना, देते रहना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट की क्यूरोसिटी एक तरह से जिज्ञासा पैदा होगी। देखिए राजतरंगिणी, तो जो टास्क है वो यह है कि राजतरंगिणी का लेखक कौन था, क्योंकि जब भी आप कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानेंगे तो राजतरंगिणी को जानना होगा। और अभी भी जब ये जानना चाहिए कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की या नहीं की, तो हमें ये देखना होगा राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी में ऐसा लिखा है कि अशोक ने शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को फॉलो करता था। और जानते रहिए, अशोक ने समाज के विविध वर्गों के बीच धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामत नियुक्त किए। ये केवल बौद्ध धर्म का, या एक तरह से ये जो धम्म था, धम्म सभी धर्मों का आदर्श, इस तरह से उनका प्रचार प्रसार करते थे, इन्हें बोलते थे धम्म महामत। अपने साम्राज्य में न्याय के लिए रज्जुकों की भी नियुक्ति की। तो न्याय के लिए रज्जुक, और जो धम्म का प्रचार करेंगे वो धम्म महामत। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा में क्रमशः गया, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती, ये जो भी रीजन है देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं अटैच में रहे, किसी न किसी तरह से बौद्ध इन स्थानों से संबंधित रहे, इसलिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसको कई बार बताते भी जा रहे हैं कि लुम्बिनी ग्राम को उसने करमुक्त किया। एक तरह से यहाँ टैक्स की जो दर थी उसको बहुत ही कम कर दिया। थोड़ा सा और फैक्ट, ये तो आपने हो सकता है बचपन में ही पढ़ा होगा। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र व बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और जो एग्जाम में कई बार आता है, इसको भी जानते रहिए, कई बार गुफाओं का नाम ही पूछ लेता है। तो कई बार एग्जाम में देखा होगा सीधी गुफाओं का नाम रहेगा, हो सकता है उनमें से रहेगा कौन सी गुफा अशोक ने नहीं बनवाई, तो इसको भी आप जानते रहिए। तो अशोक ने आजीवक के बारे में बताया था। जब धर्मों का उत्थान बताया था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो उसी समय आजीवक का नाम लिया था, है ना। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पिछला लेक्चर देखिए, वहां मखली बुद्ध गोसाल की बात की थी और किस तरह से आजीवक का क्या उद्देश्य था, आजीवक कौन थे, किस तरह से उनका जो धर्म था उसका उद्देश्य क्या था, ये बताया था। तो आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम था पहले लोमश ऋषि, दूसरी कर्ण चौपार, तीसरी सुदामा और चौथी विश्व झोपड़ी। तो इस प्रकार अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, लोमश ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, इनको जानते रहिए।
नेक्स्ट, एक इतिहासकार हैं प्लिनी। इनके अकॉर्डिंग मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस, इसको आप जानते रहिए, एग्जाम में एक दो बार आया है कि अशोक के समय मिस्र का राजा कौन था, तो टॉलमी फिलाडेल्फस। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मौर्य साम्राज्य के बाद जो मौर्य साम्राज्य हो जाएगा तब मैं एक साथ आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे कि प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आप जो पिछले लेक्चर हैं, नोट्स जो भी आपने बनाए हैं, उसका भी एक तरह से क्रॉस चेक हो जाएगा, कुछ लोग बना भी रहे हैं या नहीं, इस तरह से चेक कर लेंगे और जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको बताया जाएगा। तो प्लिनी के अनुसार है, और प्लिनी के अनुसार ऐसा नहीं है कि राजा जो मिस्र के राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फस, इसमें एक संदेह है, डाउट है, क्योंकि बिंदुसार के समय बताया था कि जो डायोनीशियस था, हो सकता है उसके समय आया हो, लेकिन ये हो सकता नहीं, मैक्सिमम इतिहासकार कहते हैं कि डायोनीसियस बिंदुसार के समय में आया, लेकिन ये प्लिनी ने बताया केवल कि नहीं, जो डायोनीशियस आया था वो अशोक के राज दरबार में आया था। तो प्लिनी को जानते रहिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग मारेगा, शुंग वंश की स्थापना होगी। ये जब शुंग वंश पढ़ेंगे तब, तो इसको केवल इतना जानते रहिए फैक्ट के तौर पर कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। एग्जाम में ये आता रहता है, तो बृहद्रथ को जानते रहिए। कुछ और चीजें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये बता दिया, और इसी में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुम्मनदेही, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने भू राजस्व की दर घटा दी थी, इसको आपने अभी बताया भी कि आपको। और देखिए, जूनागढ़ अभिलेख में तुषास्प का नाम भी शामिल है, जो अशोक का प्रांतीय गवर्नर था या राज्यपाल था उस समय। तो जब भी जूनागढ़ अभिलेख का जिक्र होगा वहां पर तुषास्प का भी जिक्र होगा, क्योंकि वहां है सुदर्शन झील। तो ये सुदर्शन झील है, इससे संबंधित हैं 4 शासक, 4 राजाएं हैं, उन्हें आप जानते रहिए। सबसे पहले था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहां का जो प्रांतीय गवर्नर था पुष्पगुप्त, इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद दूसरा था अशोक। अशोक के समय जो प्रांतीय गवर्नर था वो था तुषास्प, उसने क्या किया, नहर बनवाई। देखिए, इसको भी आप नोट करते जाइए। इसके बाद आप पढ़ेंगे शक शासक रुद्रदामन। जो शक राजा थे विदेशी थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के नाम रखे हैं जिससे लगता है कि भारत के ही हैं, जैसे रुद्र दामन। तो रुद्रदामन के समय वहां पर था शू विशाख, जिसने क्या किया, बांध का पुनर्निर्माण करवाया, वहां पे बांध बनवा दिया सुदर्शन झील पर। और जो गुप्त शासक होंगे उस समय पढ़ेंगे आप स्कंदगुप्त को। तो उस समय पर्णदत्त वहां का राज्यपाल था, और चक्रपालित गिरनार प्रशासक था। चक्रपालित ने ही दोबारा से सुदर्शन झील का जो भी पुनर्निर्माण है, बांध, नहर, इस तरह की साफ सफाई, इस तरह की चीजें करवाई थी। तो सुदर्शन झील से संबंधित जो 4 शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इनको आप जानते रहिए। अशोक का एक अभिलेख है कंदहार, सार ए कुना। एक ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है, 2 भाषाएं, ग्रीक और अरमाइक।
और चीजें जानिए। अशोक के समय सीरिया का राजा था एंटियोकस। अभी आपने पढ़ा कि 13वें शिलालेख में जो भी पड़ोसी राजा थे उनका जिक्र है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के साहित्यिक स्रोत हैं, चाहे वो प्लिनी ने लिखा हो, स्ट्रेबो ने लिखा हो या किसी और ने लिखा हो। जब अभी हमने बताया था डायोनीशियस, तो ये किसने कहा कि ये बिंदुसार के समय आया, और ये किसने कहा अपनी किताब में लिखा कि ये अशोक के समय आया। तो इस तरह से इतिहासकारों ने के जो भी साहित्यिक स्रोत मिलते हैं उसके आधार पर सीरिया का, जब अशोक भारत पर राज कर रहा था तो उस समय सीरिया में कौन था? एंटियोकस। मिस्र में कौन था? टॉलमी फिलाडेल्फस। और अगर इसका भारतीय नाम, तो इसका नाम होगा तुरमय, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी भारतीय नाम भी पूछ लिया जाता है। एक एग्जाम में ऐसा पूछा था। तो मिस्र में टॉलमी फिलाडेल्फस या तुरमय। मकदूनिया का था एंटीगोनस, और अगर भारतीय नाम तो अंतकिनी। साइरीन का मेगास और एपायरस का अलेक्जेंडर, ये सभी समकालीन राजा थे। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है मिस्र का राजा, फिर सीरिया और मकदूनिया, इनको आप जानते रहिए। तो ये तो थी मौर्य साम्राज्य के समय की कहानी, अशोक की कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, बिंदुसार की। अब अगर मौर्य प्रशासन के बारे में पूछा जाए तो मौर्य प्रशासन के बारे में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उस समय चलता था, समझिए। अशोक के समय मौर्य राज्य 5 प्रांतों में था। अगर ये कहा जाए कि अशोक से पहले कितने प्रांतों में था, वो थे 4, क्योंकि अशोक ने कलिंग को जीता था तो उसको शामिल कर लिया। तो इस तरह से हो गए 5 राज्य। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। इसको भी आपको जानना नहीं है। जब आप भारत के नक्शे में देखें तो उत्तरापथ उत्तर की तरफ देखेंगे तो तक्षशिला हो गया। अवंती मिडिल में तो उज्जैनी, कलिंग तोशली, दक्षिणापथ में सुवर्णगिरी, प्राची पाटलिपुत्र। तो इस तरह से 5 प्रांत थे, और इन प्रांतों को बोलते थे चक्र। और चक्र बाद में मंडल में भी विभाजित थे, कि जिस तरह से आज अगर देश राज्य मंडल जिला, इस तरह से विभाजन होता है, इसी तरह उस समय मौर्यकाल प्रांत में थे, उन्हें चक्र कहा जाता था, और जो मंडल में विभक्त थे। कौटिल्य ने या चाणक्य ने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र। ठीक, तो अर्थशास्त्र कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो एक बार बताया था, और आप ये बिल्कुल याद रख लीजिए कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। भले ही इसका नाम अर्थशास्त्र है, ये पिछले लेक्चर में बताया भी था। तो अगर नहीं पढ़ा है आपने तो पिछले लेक्चर आप देख लीजिए और उन चीजों को याद कीजिए। तो कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की। सप्तांग सिद्धांत में क्या है, जैसे देखिए, राजा जो 7 सिद्धांत हैं, सप्त अंग, ये प्रशासन के लिए और राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको देखिए, राजा पहले नंबर पर, दूसरे पर अमात्य, तीसरे पर जनपद, चौथे पर दुर्ग, नेक्स्ट कोष, नेक्स्ट एक ही नंबर में रहेंगे, छठवें नंबर पे सेना हो या दंड हो या बल, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अगर राज्य हो कोई और सेना ना हो या आप पनिश नहीं करते हैं तो वो राज्य जल्दी समाप्त हो जाएगा, उस राज्य का अस्तित्व ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और मित्र, तो सप्तांग सिद्धांत में ये जो 7वां अंग है मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में आया है कि सप्तांग सिद्धांत में सबसे अंतिम या महत्वपूर्ण जो भाग है वो मित्र है। इसको आप जानते रहिए, ये एग्जाम में आया भी है।
तो उसके अनुसार राज्य में शरीर की भांति 7 अंग होते हैं जिनमें परस्पर निर्भरता होती है। राज्य का कार्य इन सबके योगदान से ही चल सकता है। रथ का एक पहिया अकेले नहीं चल सकता है, एक कौटिल्य ने कहा था। इनमें सबसे ऊपर राजा होगा, उसकी स्थिति सिर के समान होती है ना। जिस तरह से बॉडी में सिर महत्वपूर्ण है, उसी तरह से सप्तांग सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर राजा है। और अगर सबसे अंतिम अंग की बात करें तो वो मित्र है, महत्वपूर्ण है, सबसे अंतिम वाला। तो अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को उस समय तीर्थ कहा जाता था। जो शीर्ष अधिकारी थे उन्हें कहा जाता था तीर्थ, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। मेगास्थनीज ने ऐसा बताया कि नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता है, एक तरह से परिषद, काउंसिल करती है। इनमें कौन कौन होंगे? इनमें मंत्री होंगे, पुरोहित, सेनापति एवं युवराज होते थे। जो उस समय राजकीय कोष का अध्यक्ष क्या होता था उसे बोलते थे सन्निधाता। सबसे महत्वपूर्ण होता है राजकीय कोष, खजाना, ठीक। उसका जो अध्यक्ष होगा उसको सन्निधाता। और समाहर्ता के बारे में भी जानिए। सन्निधाता और समाहर्ता ये एग्जाम में आए हैं, कई बार आए हैं और आते रहते हैं। तो राजकीय कोष का अध्यक्ष सन्निधाता और राजस्व एकत्रित करने वाला प्रमुख अधिकारी समाहर्ता। अभी जब आप ये पढ़ेंगे, आधुनिक भारत पढ़ेंगे, तो उस समय एक पद आएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसका काम यही होता था, राजस्व, रेवेन्यू का कलेक्शन करना। तो ये ठीक है, डीएम या डीसी को समझ लीजिए, उसको बोलते हैं समाहर्ता। और जो राजकीय कोष का अध्यक्ष होता है उसको सन्निधाता। अब आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। नगर का मुख्य अधिकारी था, उसको बोलते थे नागरक। जो राजुक होते थे उनका काम होता था पुरस्कृत लोगों को और पनिशमेंट देना, और ये जमीन की नाप करते थे। जमीन की नाप कौन करता है जानते रहिए। इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल में अस्तित्व में थी। तो इतनी जानकारी देने के बाद इन सब चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि जो आज का लेक्चर है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण या सहायता करेगा। इसी के साथ थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।